नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का इतिहास, जिसमें आज का हमारा जो लेसन रहेगा 10वां रहेगा। उस लेसन में हम देखेंगे 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन के बारे में। जो 18वीं शताब्दी में नया राजनीतिक गठन होता है, उसमें हम देखेंगे जैसे ही जो मुग़लों का पतन होना स्टार्ट हो जाता है और जो मराठा शक्ति है इनका उत्थान, और उधर से हम देखेंगे जो अंग्रेज हैं, यानी तीनों तरफ से जो दिल्ली का हम देखेंगे सिंहासन है उसकी तरफ तीनों ये शक्तियाँ लपकती हैं। तो आज हम देखेंगे मानचित्रों के माध्यम से भी इसमें दर्शाया गया है, डायग्राम के माध्यम से। तो 10वें लेसन में हम देखेंगे 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक गठन, जो राजनीतिक उठापटक होती है इस समय, वो इसमें हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर नीचे दिया गया है मानचित्र 1 व मानचित्र 2। मानचित्र 1 व 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिएगा कि इस स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। जो इस समय हम देखेंगे स्वतंत्र राज्य कौन से थे उस समय के, हम देखेंगे जैसे मराठों के राज्य थे, या कुछ मुगल सूबेदार जो थे उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, स्वयं की मर्जी चलवाने लगे थे। उनकी स्वयं की सेना होती थी, जो राजस्व वसूलते थे वो क्या होता था, केंद्र तक नहीं पहुंचाते थे। और यहाँ पर हम देखेंगे सिख राज्य है, मराठा राज्य है, जाट राज्य है, कई प्रकार के जो राज्य है इस समय अपना सर उठा रहे थे। तो आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर मुसल्लीपट्टनम है, जो मूसलीपट्टनम एक शहर के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर लगभग इसी क्षेत्र में था मुसल्लीपट्टनम। तो औरंगजेब के समय क्या हुआ था, गोलकुंडा पर अधिकार हो जाता है मुग़लों का, और गोलकुंडा पर मुग़लों का अधिकार हो जाने के कारण जो यहाँ पर ब्रिटिश थे या पुर्तगाली थे, उन्होंने अपने अन्य जगहों पर अपनी किस्मत को आजमाना बेहतर समझा। तो यहाँ से अंग्रेज़ हैं जो कहाँ पर आ गए, बंगाल में आ जाते हैं। यहीं से 1651 में हुगली में अपना वो कारखाना स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर स्वयं को ले आए और समुद्र के किनारे थे, क्योंकि ब्रिटिश जो सेना थी वो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली नेवी मानी जाती थी। तो जो पूर्व का क्षेत्र है उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो प्रवर्ती शासक हैं मुग़ल काल के, हम देखेंगे यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर जो प्रवर्ती शासक हैं वो क्या हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे। 1760 से लेकर के 1761 का जो काल है वो लगभग प्रवर्ती मुस्लिम जो शासक थे उनका रहता है तथा काफ़ी कमज़ोर रहता है। हम देखेंगे 1707 में होता क्या है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो इस मृत्यु के बाद हम देखेंगे जो अगला शासक है वो कौन सा बनता है, बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है। 1707 से लेके के लगभग हम देखेंगे 1712 ईस्वी तक वो शासक रहता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, इधर हैदराबाद है, इधर जो गुजरात का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है, यहाँ पर लाहौर में सिखों का राज्य रहता है। फिर अवध का क्षेत्र रहता है, भरतपुर के जाट रहते हैं, इधर हम देखेंगे भरतपुर के जाट, अवध, हैदराबाद, गुजरात और बंगाल, लगभग ये स्वतंत्र स्थिति में रहे उस समय तक। तो आगे हम देखेंगे इसको। तो मैं यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। एक छोटा सा अंतराल हम देखेंगे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही अनेक शासक बनते हैं, पीछे 7-8 शासक बनते हैं। 1720 तक लगभग 3-4 बदल जाते हैं उस समय तक। तो स्थितियाँ क्या होगी
तेजी से बदलनी शुरू होगी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। तो इस महाद्वीप में हम देखेंगे उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में, इसमें आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले भी देखा मुसलनीपट्टनम का क्षेत्र यहाँ पर है। यहाँ से औरंगजेब का अधिकार जब हो जाने से तो इस क्षेत्र में बंगाल में अंग्रेज क्या है, बंगाल में चले आते हैं जो अंग्रेज हैं। भारत में आने वाली तीसरी जो विदेशी शक्ति थी वो अंग्रेज थे। पहले पुर्तगाली आए, बाद में डच आए। तो आगे हम चलेंगे। मुगल साम्राज्य और प्रवर्ती मुगलों के लिए संकट। तो इसमें हम देखेंगे, हम जो चौथा अध्याय है उसमें मुगल साम्राज्य को पढ़ चुके हैं, उसकी सफलता की ऊंचाइयों को पढ़ चुके हैं। तो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हम यहाँ पर देखेंगे कि उनके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार से खड़े होने लगते हैं। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो जो बड़े सूबेदार हैं, जो बड़े उमेर हैं, या कुछ हिंदू शक्ति हैं जैसा कि हम देखेंगे मराठा हैं, तो वो क्या करना चाहते हैं, जो उत्तर भारत में सत्ता का केंद्र है दिल्ली, उसको हथियाना चाहते हैं। तो बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। यहाँ पर हम देखेंगे दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है यहाँ से उत्तर भारत से बड़ी दूर रहता है। हम ज़्यादातर इतिहास में पढ़ेंगे जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, अगर कोई भी शासक आया तो इस दक्षिण भारत पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। उसका कारण ये था, एक तो दिल्ली से यह बहुत दूर था, और दूसरा हम देखें तो भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल यह अलग रहता है। जो दिल्ली का क्षेत्र है, जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है, लगभग मैदानी रहता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, नीचे जो पठारी पहाड़ी भाग है, यहाँ पर जो उत्तरी शासक हैं वो इन शासकों पर या यहाँ के जितने भी स्वतंत्र सूबेदार स्वयं को स्वतंत्र कर लेते थे, उन पर नियंत्रण पाना जो है काफ़ी मुश्किल रहता था इन क्षेत्रों में। यहाँ पर पीछे किसी न किसी प्रकार का विद्रोह भी हो जाता था, लेकिन यहाँ पर औरंगजेब ने वही खतरा मोल लिया। जो पहले शासक हम देखेंगे खिलजी था, खिलजी ने भी प्रत्यक्ष रूप से हम देखेंगे शासन नहीं किया, वो भी यहाँ से नजराना या भेंट स्वरूप उपहार लेकर चले जाते थे। लेकिन औरंगजेब ने वही नेपोलियन वाली यहाँ पर गलती कर दी। जिस प्रकार से नेपोलियन के लिए स्पेन का युद्ध है नेस्तनाबूद कर देता है, उसके लिए कैंसर साबित होता है, उसी प्रकार जो दक्षिण भारत के अभियान है वो औरंगजेब के लिए एक प्रकार से हम देखें कैंसर ही सिद्ध होते हैं। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासन काल में साम्राज्य की प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त हो गई। एक तो हम देखेंगे लंबे समय तक, हम देखेंगे जो औरंगजेब है लंबे समय तक गद्दी पर बैठता है। तो औरंगजेब के जो पुत्र हैं वो प्रशासन संचालन में इतने निपुण नहीं हो पाए कि वह प्रशासन को, इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाए, क्योंकि उनको कभी मौका ही नहीं मिला शासन चलाने का। लंबे समय तक औरंगजेब गद्दी पर रहा। तो समाप्त होने लगे उस समय देखें मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए अब कठिन हो गया। जो मनसबदार थे या शक्तिशाली अमीर वर्ग थे, उनको केंद्रीय सत्ता यानी जो प्रवर्ती मुगल शासक है, कमज़ोर दुर्बल शासक हैं, उनके लिए कठिन हो गया कि उन्हें अपने वश में रखें। तो सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, जो सूबेदार होते थे, होता क्या था, यहाँ पर हम देखेंगे कोई दिल्ली का शासक है, दिल्ली का शासक है, तो यहाँ पर जैसे गुजरात का क्षेत्र है, तो गुजरात में क्या होता था, उनका एक सूबेदार नियुक्त होता था जो यहाँ से राजस्व भी वसूल करता था इस क्षेत्र से, और यहाँ पर हम देखेंगे प्रशासन का संचालन भी करता था, यानी कि राजस्व भी वसूल करता था सूबेदार और प्रशासन का संचालन भी करता था, और अपनी स्वयं की सेना भी रखता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे सैन्य प्रशासन और दोनों कारणों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों में हम देखेंगे जो इन दोनों पर यह अपना क्या रखते थे, नियंत्रण रखते थे। यहाँ पर हम देखेंगे जो मुगलों का विशाल क्षेत्र था, मुगलों का लंबा चौड़ा जो साम्राज्य था, उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, यानी कि मजबूत किया, तो राजधानी में पहुँचने वाला जो राजस्व था
उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। यानी कि जैसे ही उन्होंने अपने आप को वहाँ पर मजबूत कर लिया और केंद्र में क्या होगी, सत्ता कमज़ोर हो गई और मुग़ल जो आने वाले प्रवर्ती शासक हैं, बाद के शासक हैं, वो कमज़ोर हो गए, तो सूबेदारों ने उनका भय छोड़ दिया और जो राजस्व था वो स्वयं के पास ज़्यादा से ज़्यादा रखने लगे और केंद्र के पास जो राजस्व होता था वो बहुत ही कम मात्रा में होता था, जिससे कि केंद्रीय सत्ता आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो गई। तो उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इस समस्या को और भी गंभीर कर दिया। जो उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र है, यह कृषि के लिए उपजाऊ या उपयोगी माना जाता है। तो यहाँ पर जो किसान थे, जमींदार थे, इन्होंने भी क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, यानी कि प्रवर्ती मुगल शासकों का इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध थे। जो इन जमींदारों के, किसानों के जो विद्रोह थे वो क्या थे, किस लिए होते थे, करों के बढ़ते हुए भार के विरुद्ध होते थे। और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र को आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। हम यहाँ पर देखेंगे, अतीत में जो इतिहास में देखेंगे, जो विद्रोही समूह थे, इन्होंने क्या किया था, मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, उनसे संघर्ष किया था, लेकिन अपने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का इन्होंने स्वयं के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे कि अपनी स्थिति को यह मजबूत कर ले। यानी कि क्षेत्रीय राज्य के रूप में ये शक्तियाँ उभरने लगी। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार और स्थानीय सरदारों व अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इसे बदलाव को रोक नहीं सके। पीछे फिर हम देखेंगे, यहाँ पर जिस प्रकार से हम देखेंगे, यह गुजरात का क्षेत्र है। लगभग होता क्या था, जो गुजरात का क्षेत्र है या बंगाल का क्षेत्र है, हम देखेंगे बंगाल लगभग स्वतंत्र ही रहा है, क्योंकि दिल्ली से यह दूर होता था। तथा इस क्षेत्र में यहाँ पर हम देखेंगे जो पश्चिम के क्षेत्र हैं, यहाँ से विदेशी आक्रमण होते थे। तो जो यहाँ का शासक था उसे क्या होता था, इस तरफ भी अपना ध्यान रखना पड़ता था दिल्ली से। अगर इस तरफ आता था तो उसे पीछे से खतरा होता था। और ये दोनों क्या थे, बंदरगाह के इलाके थे। यह भी समुद्र के किनारे था और इधर गुजरात था, यह भी समुद्र के किनारे था। और व्यापारिक दृष्टि से दोनों ही सूबे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। जब यहाँ के शासक हम देखेंगे, दिल्ली के जो शासक हैं, दिल्ली के जब शासक हम देखेंगे कमज़ोर या दुर्बल आते हैं, तो यहाँ पर हमने पहले ही देखा है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों का दबदबा बढ़ चुका था और उन्होंने क्या किया, जो भारतीय नवाब होते थे या यहाँ के सूबेदार होते थे उनसे मिलने लगे तथा आपस में इनका गठजोड़ होने लगा। और यहाँ पर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों से सहायता लेने लगी और अपना जो राजस्व है दिल्ली को यह क्या करते थे, नहीं भेजते थे। और अपनी स्थिति यहाँ पर इन्होंने मजबूत करनी शुरू कर दी और जो केंद्रीय सत्ता है यह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। तो दक्षिण भारत में हम जब देखेंगे, दिल्ली से दक्षिण भारत बड़ी दूर है। जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर पूना जागीर है और यह मराठों का क्षेत्र था। और मराठों ने भी क्या किया, दिल्ली की और दिल्ली की जो राजनीति है उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मराठों की बात करें तो इन्होंने, हम देखेंगे जैसे ईस्वी 800 में हम देखेंगे राजपूत काल का उदय होता है। तब यहाँ के शासक रहते हैं दंती दुर्ग और गुर्जर प्रतिहार और दूसरे पाल शासक, और नीचे कौन से थे, राष्ट्रकूट शासक। राष्ट्रकूट शासक है जो उनके द्वारा उत्तर भारत में उनकी राजनीति में हस्तक्षेप किया गया था। उस समय के बाद हम देखेंगे तो लगभग हम देखेंगे 600-700 साल बाद ही किसी दक्षिण भारत की शक्ति ने उत्तरी भारत की शक्ति में या राजनीति में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत की जाती है। तो यहाँ पर नवाब का क्षेत्र रहता है, नवाब का सूबा रहता है जो चिनकिलिच खां, यहाँ पर तुरानी जो दल का नेता था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो सूबे हैं इनके मुग़ल सत्ता के, उन्हें स्वयं को क्या किया, मजबूत कर लिया तथा केंद्रीय सत्ता यहाँ पर कमज़ोर होने लगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे
भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। एक तत्कालिक लेखक, हम 18वीं शताब्दी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक तत्कालिक लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन किया है। यहाँ पर हम देखेंगे वित्तीय दिवालियेपन। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन दोनों में से कुछ नहीं मिलता। क्या करते हैं उस समय? एक तो हमें यहाँ पर विशेषता देखने को मिलती है कि 18वीं शताब्दी में भारत में 2 प्रकार की फसलें किसानों द्वारा उगाई जाती थी, लेकिन उन दोनों फसलों से उन्हें कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहती है। जैसे कि समय किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता, क्योंकि जो किसान थे उस समय कर्ज किससे लेते थे? साहूकारों से, सेठों से अपना कर्ज लेते थे। और इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि जब भी किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालात में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उनसे आशा की जाती है? वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके आगे आगे पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ देंगे? तो उस समय की परिस्थितियाँ इतनी कमज़ोर हो गई थी। जो वित्तीय संकट है, दिवालियापन है, तब यहाँ पर इतना उभर कर सामने आता है। यानी कि किसानों से टैक्स लिया जाता था और जो किसान अपना कर लेते थे, ऋणदाता से लेते थे, साहूकार से लेते थे और अपनी फसल का जरिए मानो जो सोना बटोरते, लेकिन अपने मालिक जमींदार को एक तिनका भी नहीं देते थे। तो इस प्रकार से उस समय की जो कंडीशन है यहाँ पर दर्शाई गई है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो इस आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। हम यहाँ पर देखेंगे नादिर शाह का जो आक्रमण है, नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? 1739 ईस्वी में होता है। इसके द्वारा तख्ते ताउस जो शाहजहां द्वारा एक सिंहासन बनवाया जाता है और कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का जो हीरा है वह भी क्या किया जाता है? लूट के माल में ले जाता है। यानी भारत से वह बड़ी धन संपदा नादिर शाह लूट कर चला जाता है, तख्ते ताउस, और जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा होता है। यानी कि सबसे महंगी वस्तु की बात करें तो कीमती यहाँ पर चीज़ क्या थी? तख्ते ताउस रहता है। तो प्रवर्ती शासकों की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब के बाद जो शासक बनता है वो बनता है बहादुर शाह। उसके बाद देखेंगे हम फारूक शेर अगला शासक बनता है और उसके बाद रफ़ीउद्दर्जात अगला शासक बनता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे रफ़ीउद्दौला अगला शासक बनता है। तो रफ़ीउद्दौला के बाद देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला अगला शासक बनता है। कौन बनता है? मोहम्मद शाह रंगीला अगला शासक बनता है। इसके बाद देखेंगे इसका पुत्र अहमद शाह अगला शासक बनता है। उसके बाद देखें तो आलमगीर है वो अगला शासक बनता है। लगभग इसके बाद देखें तो आलमगीर के बाद देखें तो शाह आलम के बाद अगर बात करें तो शासक बनता है अकबर बनता है। तो उसके बाद देखेंगे बहादुर शाह जफर जो 1757 की क्रांति के समय रहता है। बहादुर शाह जफर जो द्वितीय था, जिसकी जो मृत्यु है हम देखेंगे 1737 से लेकर के 62 तक, 1762 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह, फारूक शेर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर और शाह आलम तथा अकबर। अब देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही क्या होता है? नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है। और इसके बाद देखेंगे आलमगीर द्वितीय के समय क्या होता है? 1764 में जो बक्सर का युद्ध है जो 1764 का
वो किसके समय होता है? आलमगीर द्वितीय के समय होता है। तो हम देखेंगे इससे पहले, सॉरी बक्सर का नहीं, प्लासी का युद्ध। आलमगीर के समय क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। आलमगीर के समय क्या होता है? जो आलमगीर है इसके समय प्लासी का युद्ध होता है, जो कब होता है? 1757 को होता है। 23 जून 1757 को होता है। और बक्सर का युद्ध है जो 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध कब होता है? शाह आलम के समय। शाह आलम के समय। इन प्रवर्ती शासकों की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इनमें हमने इन दो युद्धों को याद रखना है। यहाँ पर हम देखेंगे जो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली है, इसके आक्रमणों का तांता लगा रहता है। लगभग यह भारत पर हम देखेंगे 5 बार आक्रमण करता है। 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार भारत पर इसने आक्रमण किया था। और 1761 का जो इसका युद्ध है, यह पानीपत का तृतीय युद्ध था। किसके साथ हुआ? मराठों के साथ हुआ था। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणामस्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, उसका वर्णन समकालीन पर्यवेक्षकों द्वारा किया है। मुगल कोष से जिस तरह से धन लूटा गया, उसका वर्णन इस तरह से किया गया है। यहाँ पर हजारों सोने के सिक्के, लगभग करोड़ों रुपए सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात, बहुत सी वस्तुएं, तख्ते ताउस इसमें आ गया। और इसके यानी मयूर सिंहासन कहा जाता है इसे। एक कोहिनूर हीरा भी, वो पहले ही मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से बहुत सी वस्तुएं उसके द्वारा लूट कर ले जाएगी। तो ये नादिर शाह 1779 का एक चित्र है। किसका है? नादिर शाह का हमें देखने को मिलता है। यहाँ हम देखेंगे साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा है। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक जो प्रतिबद्धता है, उसे भी कमज़ोर और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे। एक तो ईरानी, एक तुरानी, 2 दल थे जो तुर्क मूल के थे। काफ़ी समय तक प्रवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे के समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति उस समय पैदा हो गई। तो जब 2 मुगल बादशाहों फर्रुखशियर 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई, तो 2 अन्य बादशाह अहमद शाह, मोहम्मद शाह लंबे समय तक यहाँ पर शासन करेंगे। यहीं पर हम देखेंगे 1757 जो प्लासी का युद्ध होता है, आलमगीर द्वितीय के समय होता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो जात वर्ग है, स्वयं की स्थिति को क्या कर लेता है? मजबूत कर लेता है। तो इन जात वर्गों में जो 2 मुख्य दल थे, एक ईरानी दल और दूसरा तुरानी दल। यहाँ पर हम देखेंगे जो ईरानी दल है वो धर्मनिरपेक्ष रहता है, लेकिन जो तुरानी दल है वह कट्टर सुन्नी धर्म से संबंधित रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1748 से लेकर 54 तक शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। और मुगल नए राज्यों के उदय की बात करेंगे हम यहाँ पर। अब जो नए राज्यों का उदय होता है, जैसे अवध का होता है, बंगाल का होता है और हैदराबाद का, मुख्य रूप से यह 3 सूबे प्रवर्ती जो मुगल शासक हैं इनके समय क्या होती हैं? स्वतंत्र हो जाती हैं। अब मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। अब मुगल सम्राटों की सत्ता का जब पतन हो गया, पतन होते ही क्या हुआ? जो बड़े प्रांतों के सूबेदार थे, जैसे गुजरात, बंगाल या हैदराबाद की बात करें, जिन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? यहाँ पर शक्तिशाली बना लिया। और 18वीं शताब्दी के दौरान साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया या विभाजित हो गया, बंट गया। और मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। पहला अवध, बंगाल और हैदराबाद। जो अवध है, बंगाल है तथा हैदराबाद है, ये राज्य क्या पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, यानी कि शक्तिशाली यहाँ के सूबेदार होते थे जिन तीनों राज्यों के होते थे। क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से हम देखेंगे हैदराबाद का क्षेत्र है वह भी समुद्र के तटीय क्षेत्र में है, बंगाल देखेंगे वो भी, और जो अवध का क्षेत्र है वह भी यमुना और गंगा के दोआब में है। यह भी व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो 18वीं शताब्दी में यहाँ पर
व्यापारी लोगों का या व्यापार का वर्चस्व रहता है तो उन जो सूबों की जो अहमियत है, महत्व है, वो बढ़ जाता है। तो उन्होंने मुग़ल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े, स्वतंत्र तो थे लेकिन औपचारिक रूप से हम देखें तो मुग़ल प्रशासन ही वहाँ पर चलता था, उन्होंने अपने संबंध नहीं तोड़े। तो ऐसे राज्यों में जो मुग़लों के पुराने शासनकाल के वतन जागीर के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे वतन जागीर क्या है। वतन जागीर, वतन जागीर उसे कहते हैं, ऐसे कि हम देखेंगे राजपूत प्रदेश थे। राजपूतों पर अकबर जो था, अकबर के नियंत्रण में आ गए थे, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। जैसे हम देखेंगे आमेर के शासक रहते हैं तो उनका जो क्षेत्र था अकबर द्वारा उन्हीं को सौंप दिया, जो उनका वतन था, और वहाँ पर उनकी ही चलेगी, राजस्व वगैरह सब वही वहाँ से वसूल करेंगे। तो उसे क्या कहते थे? वतन जागीर कहते थे। यानी अपने पूर्वजों की ज़मीन है या जागीर है, उस पर उन्हीं राज्य के शासकों का अधिकार होना क्या कहलाता था? वतन जागीर कहलाता था। तो तीसरी श्रेणी में मराठे, सिख तथा जाटों के राज्य आते थे। यहाँ पर 3 श्रेणियाँ बताई गई हैं। पहली अवध, बंगाल और हैदराबाद के प्रांत थे। दूसरा क्या था? ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल के वतन जागीर थे। और तीसरा मराठे, सिख और जाटों के राज्य इसमें आते हैं। तो विभिन्न आकार के थे। इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली। यहाँ पर हम देखेंगे लाहौर का क्षेत्र है, यहाँ पर सिख थे, जो पंजाब का क्षेत्र है यहाँ पर सिख थे, लेकिन दक्षिण भारत में हम देखेंगे जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है यहाँ पर मराठे थे, और भरतपुर के क्षेत्र में जाट थे। इन्होंने लंबा संघर्ष करने के बाद क्या किया कि मुगलों से स्वतंत्रता इन्होंने छीन कर ली थी। तो इसके बाद करेंगे हम पुराने मुगल प्रांत हैं, जो पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से प्रमुख राज्य थे। कौन से थे? 3 राज्य थे। अवध, अवध का क्षेत्र है, यह 1722 ईस्वी में यह स्वतंत्र होता है। और बंगाल जो है यह कब होता है? 1717 ईस्वी में लगभग स्वतंत्र हो जाता है स्वयं को। और 1724 में क्या होता है? हैदराबाद स्वयं को स्वतंत्र कर लेता है, मुगल साम्राज्य से अलग कर लेता है। तो ये तीनों ही राज्य हैं उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन 3 राज्यों के संस्थापक, अवध की बात करें तो शहादत खान, मुर्शिद कुली खान, जो बंगाल का क्षेत्र है, जो बंगाल का राज्य है, इसका कौन था? मुर्शिद कुली खान का इस पर नियंत्रण था। और आसफ जाही शासक हैदराबाद के क्षेत्र पर अपना अधिकार रखते थे। और ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में जो रुतबा है बड़ा ऊंचा होता था, ऊंचा स्थान होता था, और मुगल बादशाह इन पर भरोसा और विश्वास करते थे। आसफ यहाँ और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7-7 हज़ार का मनसब प्रदान था, या जात का दर्जा मिला था। किसे? आसफ जहाँ को। और दूसरा कौन सा था? बंगाल का मुर्शिद कुली खान। जबकि शहादत खान की जात का दर्जा 6000 था। जो अवध क्षेत्र का शासक रहता है, सूबेदार रहता है शहादत खान, उसका दर्जा कितना था? 6000 का था। तो अब हम पढ़ेंगे हैदराबाद। हैदराबाद निजामुल मुल्क आसफ जहाँ 1724 से 1748 तक इसका कालखंड रहता है, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। और मुगल बादशाह फ़रुखशिर के दरबार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण यह व्यक्ति रहता है। जो आसफ जहाँ है निजामुल मुल्क, इसका नाम है दक्षिण भारत का हैदराबाद का क्षेत्र है जो निजामुल मुल्क आसफ जहाँ ने 1724 ईस्वी में स्वयं को स्वतंत्र कर दिया। और यह मुगलों का एक वफादार सूबेदार था या वफादार व्यक्ति था। और फ़रुखशिर के समय ही हम देखेंगे फ़रुखशिर के दरबार में ही यह निवास करता था पहले से, और हैदराबाद राज्य में यह अपनी स्वतंत्र स्थापना कर देता है। पहले क्या होता है, जो हैदराबाद का सूबेदार है, इसे पहले क्या होता है, अवध की सूबेदारी सौंपी गई। बाद में उसे क्या हुआ, दक्कन का कार्यभार दे दिया गया 1720 से लेकर 22 के मध्य। लेकिन दक्कन के प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था, और दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाली और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन जाता है। कौन? निजामुल मुल्क जो है हैदराबाद का वास्तविक संस्थापक
या शासक कब बन जाता है, जब उत्तरी भारत में क्या होता है, स्वतंत्रता को लेकर सभी ललायित रहते हैं तथा आपस में टकराते हैं। तो आसफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिक तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत लाया था, उत्तरी भारत से लेकर के दक्षिण में आया था, और यह जो व्यक्ति थे, जो प्रशासक थे, सैनिक थे, उत्तर भारत से दक्षिण तक आते हैं तो इन्हें नए पद और नए अवसर मिलते हैं, तो यह क्या होते हैं, इसके साथ प्रसन्नता से रहते हैं। उसने मनसबदार नियुक्त किए थे। और यहाँ पर हम देखेंगे, हालांकि वह अभी मुगल सम्राट का सेवक था, अभी भी क्या था, वो सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। एक प्रकार से हम कहेंगे, जब सत्ता में कोई भी शासक कमज़ोर हो जाता है तो जो नीचे का सेकंड पायदान पे हम देखते हैं व्यक्ति रहता है, अगर उसकी स्थिति उसके अन्य समकालीन जो क्षेत्रीय शासक हैं उनसे मजबूत रहती है तो वो क्या करता है, अपनी मनमानी करता है, आज़ादी करता है, केवल नाम मात्र के लिए केंद्रीय शासक की सत्ता को स्वीकार करता है। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था, यानी कि कोई भी दिल्ली से निर्देश नहीं आता था उसके लिए, न कोई दिल्ली के नियम कानून वहाँ पर लागू करता था, अपनी मर्जी से उसके नियम होते थे, न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई दखल अंदाजी या हस्तक्षेप करता था। मुगल बादशाह तो केवल निज़ामुल मुल्क आशफ जहाँ द्वारा पहले से ही लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर देता था। जो निज़ामुल मुल्क जो हैदराबाद का सूबेदार होता है, यहाँ पर स्वतंत्र शासक बनता है, तो आसफ जहाँ द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, और उन निर्णयों की मात्र एक पुष्टि करता था, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था। और हैदराबाद का क्षेत्र हम देखें तो पश्चिम की ओर यहाँ पर हम देखेंगे पश्चिम की ओर यहाँ पर हम देखेंगे मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्वी दिशा में निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्र उत्पादक जो धन संपन्न क्षेत्र है अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, लेकिन उनकी इस महत्वाकांक्षा उस क्षेत्र के ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लगी थी। पीछे हम मैप पर देखेंगे, जैसे हमने पीछे देखा, इस मैप पर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मद्रास का क्षेत्र है, यहाँ पर मछलीपट्टनम का क्षेत्र है। इन पर क्या था, यहाँ पर औरंगजेब का अंग्रेज़ों का यहाँ पर दबदबा था। तो यहाँ पर हैदराबाद है और पश्चिम में इसके क्या है, मराठे हैं, और मराठों से भी इसकी क्या थी, तकरार रहती थी। और जो वस्त्रोत्पादक क्षेत्र है मछलीपट्टनम हमने देखा, जो चोल काल में हमने देखा कि जो उरैयर का क्षेत्र है, इस प्रकार से हम देखेंगे यह क्या था, सूती वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण था, यही जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है। तो इस समय भी क्या हुआ, सूती वस्त्र भारत से बाहर विदेशों को, ब्रिटेन को बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों का वर्चस्व होने के कारण इसके इस ओर बढ़ने पर भी एक प्रकार से रोक लग गई थी। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हैदराबाद का क्षेत्र और मराठा क्षेत्र, और यहाँ पर बंगाल में भी हम क्या देखेंगे, यहाँ पर भी अंग्रेज़ शक्ति या ब्रिटिश शक्ति का दबदबा रहता है। तो दिल्ली के क्षेत्र से क्या होता है, यह अपना नाता एक प्रकार से तोड़ देता है, मात्र औपचारिकताएं रह जाती है। तो इस क्षेत्र में हम देखेंगे राजपूत शासक रहते हैं। जो वतन जागीर की हमने बात करी थी वो इन्हीं राजपूतों से संबंधित है। और ऊपर यहाँ पर क्षेत्र था जो दिल्ली का था, यह अवध का क्षेत्र रहता है। जो बंगाल है यह 1717 में स्वतंत्र हो जाता है, और अवध 1722 ईस्वी में स्वतंत्र हो जाता है, और हैदराबाद कब हो जाता है, 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हो जाता है। तो इसके बाद हम फिर से वहीं चलेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे अवध के बारे में पढ़ेंगे। बुरहान मुल्क शहादत खान को 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। किसे, बुरहान उल मुल्क शहादत खान को सूबेदार कहाँ का नियुक्त किया जाता है, अवध का। और कब किया जाता है, 1722 ईस्वी में। और मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध की समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी, पहले भी हम बात कर चुके हैं, गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था, और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। यहाँ पर हम देखेंगे ये भारत का क्षेत्र है, उत्तरी भारत का क्षेत्र है,
तो यहाँ पर दिल्ली रहेगी और यहाँ पर हम देखेंगे बंगाल का क्षेत्र रहेगा और यहाँ पर अवध का क्षेत्र रहेगा। और जो रास्ता होता था व्यापारिक दृष्टि से हम देखेंगे यही गंगा का क्षेत्र है, गंगा का क्षेत्र है और नदिया क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है तथा व्यापारिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और यहाँ से दिल्ली से या उत्तर भारत से जो भी व्यापार का जो व्यापारिक रास्ता था अवध से होकर ही बंगाल से इस समुद्र तट पर आता था। तो इस कारण व्यापारिक दृष्टि से और अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होने की दृष्टि से जो अवध का महत्व है वो बढ़ जाता है। और दिल्ली तथा बंगाल यानी यहाँ पर हम देखेंगे प्राचीन काल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह रहता है, इसके बीच के रास्ते को यह काटता था। तो इसी प्रकार में मुगल काल में जो मेवाड़ का क्षेत्र है, दिल्ली से जब शासक इधर आते थे तो उनके लिए यह समुद्री जो क्षेत्र है इसके बीच में बाधा उत्पन्न करते थे और इसी कारण मेवाड़ या राजपूताने पर मुगलों द्वारा आक्रमण करने का महत्वपूर्ण कारण बनते थे। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क जो है, बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली। यानी कि सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी जिसमें राजस्व वसूल करना और प्रशासन दोनों ही अपने हाथ में ले ली और राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एक मात्र कर्ता धर्ता बन गया। जो वित्तीय मामले होते थे और सैनिक मामले होते थे उनका कर्ता धर्ता स्वयं को बुरहान मुल्क यानी कि शहादत खान के द्वारा घोषित कर दिया। बुरहान उल मुल्क ने अवध के क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी थी। अब इसको पता था अगर जो अवध का क्षेत्र है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर क्या है, दिल्ली है, जो दिल्ली से अवध में नियुक्त किए जाते थे, अवध में सैनिक या कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त होते थे, उनकी संख्या में इसने क्या कर दी, कटौती कर दी, जिससे कि वह स्वयं के वर्चस्व को बढ़ा सके और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त कर दिया और इनकी जगह पे क्या कर दिया, अपने निष्ठावान जो सेवक थे उनको कर दिया। यानी कि जितने भी सत्ता में किसी व्यक्ति के अधिक व्यक्ति या सेवक उसमें शामिल होंगे तो वह अपनी सत्ता पर आसानी से कब्जा बनाए रखेगा। वही काम यहाँ पर कौन करता है, बुरहान उल मुल्क करता है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों, अधिकारियों के खाते व लेखों की जांच की गई, लेखों की क्या की गई, जांच की गई। नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व फिर से निर्धारित किए गए। बुरहान मुल्क के द्वारा हम अवध क्षेत्र के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रोहेलखंड के अफगानों के उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। जो राजपूत जमींदार थे, रोहेलखंड के अफगान थे, उनके जो उपजाऊ कृषि थे उसे क्या किया, अपने राज्य में बुरहान मुल्क द्वारा सम्मिलित कर लिया जाता है। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। जो राज्य है, अवध का राज्य है, वो ऋण प्राप्त करने के लिए किन पर निर्भर रहता था, जो स्थानीय सेठ होते थे, जो साहूकार होते थे, जो महाजन होते थे, उन पर निर्भर रहता था। और राज्य का राजस्व का जो ठेका है सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को यानी कि ठेकेदार को दिया जाता था। जो वहाँ की कृषि भूमि होती थी उसका जो ठेका है उसी व्यक्ति को दिया जाता था जो सर्वाधिक बोली लगा ले, जिससे कि भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। कि सर्वाधिक बोली लगाने वाला जो जमींदार है, इजारेदार है, वो जितनी अधिक वो बोली लगाएगा तो स्वयं के लिए कुछ ना कुछ बचाएगा, इसीलिए वह टैक्स किसानों पर अधिक बढ़ा देता था, जिससे कि किसानों की जो हालात है वो खराब हो जाती थी। इजारेदार राजा को निश्चित रकम के भुगतान का वचन देता था। स्थानीय साहूकार राजा को ठेके की इस रकम के भुगतान की क्या करते थे, गारंटी देते थे। जो स्थानीय जो सेठ होते थे, साहूकार होते थे, वो क्या करते थे, राजा को ठेके की इस रकम का भुगतान करने की गारंटी कौन लेते थे, यहाँ पर साहूकार लेते थे। दूसरी ओर इजारेदारों की कर का मूल्यांकन करने के और उसे इजारेदारों कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्रित करने की खासी छूट दी गई। इस परिवर्तन
के फलस्वरूप साहूकार और महाजनों जैसे जो साहूकार थे, महाजन थे, नए सामाजिक समूह हैं और राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब साहूकारों और महाजनों का वर्चस्व है, यहाँ पर दबाव है बढ़ने लगा और वो क्या करने लगे, जो राज्य की कार्यशैली होती थी या राजस्व प्रणाली होती थी उसे प्रभावित करने लगे। इसके बाद जो अगला सूबा है वो हम पढ़ेंगे बंगाल। बंगाल के बारे में हम देखेंगे। यहाँ का जो सूबेदार है मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल क्या हुआ, धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, आज़ाद हो गया। अब मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे। क्या थे? बंगाल के नायब थे, यानी किसी प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे, यानी कि जो सूबेदार था उसके अधीन थे। जबकि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं थे, सूबेदार नहीं थे, यानी कि सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली और हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी स्वयं को स्वतंत्र कर लिया तथा स्वतंत्र शासन यहाँ का चलाने लगता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो मुर्शिद कुली खान उसके नेतृत्व में क्या होता है, बंगाल मुगलों के नियंत्रण से निकल जाता है और स्वतंत्र हो जाता है। और इससे पहले हम देखेंगे जो मुर्शिद कुली खान है यहाँ पर नायब के रूप में शासन करता था, यानी किसी सूबेदार का नियुक्त प्रतिनियुक्त होता था और औपचारिक रूप से यह कभी भी सूबेदार नहीं रहा। जल्द ही उसने सूबेदार से जुड़ी हुई जो सत्ता है या उसकी सुविधाएं वो प्राप्त कर ली थी। तो इसी प्रकार हम देखेंगे मुर्शिद कुली खान के द्वारा राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। वह बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व को बड़े पैमाने पर पुनः निर्धारण कर दिया। और जैसे ही मुर्शिद कुली खान हम देखेंगे बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और मुगल जो राज्य है उसके नियंत्रण को कम करने के लिए क्या करता है, राजस्व का पुनर्निर्धारण करने का आदेश देता है और जमींदारों से बड़ी कठोरता से क्या करता है, नगद राजस्व वसूल करता है। जिससे क्या होता है, परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदार क्या साहूकारों से उधार लेना उनको पड़ता है। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते और मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती हैं। अब बड़ी कठोरता के साथ जो छोटे जमींदार हैं उनसे अपने राजस्व का वसूल करता है मुर्शिद कुली खान। लेकिन जब वो अपना जो टैक्स है वो नहीं दे पाते तो उनके अपनी ज़मीनें हैं वो क्या होती हैं, बड़े ज़मींदारों को बेचनी पड़ती हैं, जिससे कि बड़े ज़मींदार जो हैं वो और सुदृढ़ स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने में जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया और साहूकारों के बीच, राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल 1740 से 56 में बंगाल में भी स्पष्ट हुआ। जो देखेंगे हम घनिष्ठ संबंध किस में था, अवध और हैदराबाद में था। वही क्या हुआ, अलीवर्दी खान के बंगाल में भी देखने को हमें मिला। उसके शासनकाल में जगत सेठ साहूकार घराना क्या हो गया, अत्यंत समृद्धिशाली हो गया। जो जगत सेठ था वो मुर्शिद कुली खान में क्या हुआ, अत्यंत समृद्धशाली हो गया। जैसा कि वर्तमान में हम देखेंगे अंबानी अडानी की तरह उस समय जगत सेठ जो है इसकी तूती बोलती थी बंगाल क्षेत्र में। यहाँ पर हम देखेंगे चित्र 4 में अलीवर्दी खान का जो दरबार है, हाथ में बाज लिए हुए अलीवर्दी खान को दिखाया गया है। तो चित्र 4 में अलीवर्दी खान का जो बंगाल का दरबार है हम यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों के विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेशबद्ध थे जो नेत्राधिकार में मिले थे। विशेषता वे जागीरदार व्यवस्था के अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। जो अभिजात शासक थे, इन क्षेत्रों के नियंत्रण करता थे, वो क्या थे, जमींदार जो है उनको बड़ी संदेह की दृष्टि से भी देखते थे। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन की हम जो बात कर रहे हैं हम इसको आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्य हैदराबाद और बंगाल थे वो क्या थे, अधिकारियों पर राजस्व वसूली न रहकर क्या करना चाहते थे, इजारादारों के साथ उन्होंने ठेके कर लिए थे। इजारेदारी प्रथा जो मुगलों के द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी। जो मुगल शासक थे
लगभग हम देखेंगे शायद तक शाहजहाँ के शासनकाल में इजारेदारी प्रथा शुरू होती है। मुग़लों के समय हम देखेंगे नापसंद की गई थी, जो इजारेदारी प्रथा है, एक प्रकार की ठेकेदारी प्रथा है। तो 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। इजारेदारी प्रथा समस्त भारत में कब फैलती है? 18वीं सदी में फैल जाती है। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वाणिज्यजनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे। पैसा कौन देता था इजारेदारों को? साहूकार व महाजन देते थे। बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेती थी। जमींदारों से उधार धन देकर, उन्हें पैसा देकर बदले में क्या रखते थे? उनकी ज़मीन गिरवी रख लेते थे और उनके जोतों से अपने खुद के करिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। जो महाजन हैं, साहूकार हैं, उनकी जोतों से अपने कर्मचारी या करिंदों से कर वसूल किया करते थे जो महाजन हैं। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई। पहले तो हमने क्या देखा? केंद्र के हाथ में था। उसके बाद क्या हुआ? यह सूबों के हाथ में आ गया, विभिन्न जो सूबे थे। सूबों के बाद में देखेंगे तो यहाँ पर साहूकार और जो महाजन या सेठ होते थे, उनका भी राजनीति में वो महत्व बढ़ गया। और इस नई व्यवस्था में उनकी साझेदारी बढ़ गई, क्योंकि अपने खुद के करिंदों के जरिए वह कर वसूल करने लगे थे। यहाँ पर हम देखेंगे राजपूतों की वतन जागीर। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराज्यत्व स्वीकार कर लिया। जैसे हम स्टार्टिंग में देखेंगे भारमल थे, उनके द्वारा कर लिया जाता है 1562 में। और मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था। कौन सा? मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। और राणा प्रताप ने 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। मेवाड़ के शासक थे, हम देखेंगे बाबर के समय सांगा रहता है। और उसके बाद जैसे हम देखेंगे आगे इनके प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ पर अकबर के समय क्या होता है? मेवाड़ का शासक राणा प्रताप होता है, जिनसे यहाँ पर हम देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध भी होता है। लेकिन वह अपनी हट पर अड़ा रहता है और कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता। और मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हुए और राणा के पास मुगल अधिराज्यत्व को स्वीकार करने के लिए दूतों को भी भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की बात तक नहीं सोची। तो इसके बाद हम देखेंगे राजपूतों की वतन जागीर। बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से, जैसे अम्बेर, जोधपुर, अम्बेर, यहाँ पर हम देखेंगे आमेर का जो क्षेत्र है, वर्तमानी में क्या है? जयपुर का जो क्षेत्र है, राजघराने मुगल व्यवस्था के विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। इन्होंने मुगलों के दरबार में अपनी सेवा दी। जोधपुर और अंबर के जो राजघराने थे, बदले में उन्हें अपनी वतन जगीरों पर पर्याप्त स्वायत्ता आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। यहाँ पर हम देखेंगे जो उनकी वतन जगीर है, जिस क्षेत्र पर रहते थे, यानी कि जो अम्बेर का क्षेत्र है, यानी कि आमेर का क्षेत्र है, यहाँ के जो शासक होते थे वह अपनी ज़मीन के स्वयं मालिक होते थे, अपने क्षेत्र के स्वयं मालिक होते थे। बदले में उन्हें अधीनता स्वीकार करने के बदले में उनके क्षेत्र पर नियंत्रण का अधिकार दिया जाता था। हाथ पांव मारने शुरू किए, हम देखेंगे यहाँ पर 18वीं शताब्दी में शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। ये जो वतन जगीर के क्षेत्र हैं, राजपूत शासक हैं। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार में गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा लिए। जोधपुर का राजा कौन था? अजीत सिंह, जो मुगल दरबार में गुटिया नीतियाँ थी उसमें क्या किया? अपने पैर यानी कि अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी भी प्राप्त की, यानी कि उन पर दावा भी किया। और गुजरात और मालवा की सूबेदारी किन्हें दी गई? जो इन राजपूत घरानों के शासक रहे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और आमेर के राजा सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी दी गई। 2 बार इसे मालवा की सूबेदारी भी दी गई थी। और बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया और उन्हें अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों
से कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की गई। यहाँ पर क्या होता है, सवाई राजा जयसिंह मालवा की सूबेदारी मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे जहांदारा शाह 1713 से हम देखेंगे शासक बनता है, तो उसके द्वारा इनका नवीनीकरण कर दिया जाता है तथा ये जो शासक है इनके द्वारा अपने वतन के जो आस पड़ोस के जो शाही राज्य हैं उन पर भी इन्होंने अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया था, उनको कब्जाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर हम देखेंगे जोधपुर नागौर को जीत लिया था। जोधपुर के राजघराने ने क्या किया, नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अमेर के जयसिंह ने भी यहाँ पर देखिए बूंदी के बड़े हिस्से को अपना कब्जे में ले लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी की दी गई। सवाई राजा जो जयसिंह है उन्हें 1722 में क्या दिया गया, किसकी सूबेदारी दी जाती है, आगरा की, आगरा की सूबेदारी भी दी गई। 1740 के दशक में हम देखेंगे राजस्थान में जो मराठे हैं, 1740 के दशक में देखेंगे राजस्थान के जो मराठे हैं उन्होंने अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे कि उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। अब पहले तो इन्होंने विस्तार करना शुरू कर दिया, उन्हें मुग़ल सत्ता से क्या हुआ, आज़ादी मिल गई, कोशिश की उन्होंने दूसरे राज्यों को हड़पने की। जैसे ही 1740 में क्या होता है, मराठे भी अपने पैर उत्तर भारत की ओर पसारने लगते हैं, तो इन राजपूत जो शासक हैं, रजवाड़ों के ये शासक हैं, इनकी जो स्थिति है अब इन पर नियंत्रण लग गया। और यहाँ पर हम देखेंगे कुछ राजपूत राजाओं की यहाँ पर कला है जो उसके बारे में। कई राजपूत राजाओं ने पहाड़ियों की चोटियों पर अपने किले बनवाए तथा सत्ता के केंद्र भी बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं, नगर, महलें, हवेलियाँ और केंद्र में हम देखेंगे जल संग्रहण, जितनी भी आवश्यक वस्तुएं, चीज़ें या महत्वपूर्ण रहती हैं वे इनके किलों में रहती थी। जैसे कि हम देखेंगे इमारत थी चित्तौड़गढ़ के किले में तालाब, कुंडी किसे कहते थे, जो कुआं होता था, बावड़ी जैसे कई जल निकाय बने होते थे। यहाँ पर हम देखेंगे जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में पढ़ेंगे। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में एक राजा का वर्णन मिलता है हमें, राजा जयसिंह का वर्णन मिलता है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे, कब, 1732 में। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5-6 वर्ष के लिए मालवा के। अब राजा जयसिंह के द्वारा हम देखेंगे, जो जयसिंह था उसके द्वारा आगरा की सूबेदारी भी की गई और दूसरा मालवा का भी वह सूबेदार रहा। और उसके बाद विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी और उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। नर्मदा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिल्ली है, ये जो क्षेत्र दिल्ली का है, और नर्मदा है, दिल्ली से लेकर एक क्षेत्र पर उसका प्रभाव फैला हुआ था। यहाँ पर हम देखेंगे जयपुर के जंतर मंतर। अमेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली और जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया। एक तो दिल्ली में, दूसरा जयपुर में, तीसरा उज्जैन में, चौथा मथुरा में और 5वां कहाँ पर है, वाराणसी में। इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा। यहाँ पर हम देखेंगे दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, यहाँ पर इसके द्वारा क्या किया गया, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया जाता है। जंतर मंत्र के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण थे। अब खगोलीय पिंडों का यहाँ पर होता क्या था, खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता था और जंतर मंत्र के नाम से यह वेधशालाएँ क्या थी, विख्यात थी। यहाँ पर हम देखेंगे आज़ादी हासिल करना, जिसमें सिखों का देखेंगे 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान जो सिख हैं एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे और इनका जो वर्चस्व कहाँ रहता है, पंजाब के क्षेत्र में रहता है। इस प्रकार से हम देखेंगे यह भारत का क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो सिखों का वर्चस्व है जो समय जो पंजाब का क्षेत्र है, 5 नदियों का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर रहता है। सिखों का दबदबा या वर्चस्व इसी क्षेत्र में रहता है।
तो राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। जो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु थे, इनके द्वारा क्या किया जाता है, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। और पूर्व में उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर, एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिए। अब प्रश्न पूछे, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो मुगल जो शासक हैं इनके विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बंदा सिंह बहादुर के द्वारा किया जाता है। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन में सार्वभौम बताया। और बंदा सिंह बहादुर के द्वारा क्या किए जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के और गुरु नानक देव जी के नाम के सिक्के भी गढ़े जाते हैं, चलाए जाते हैं। तथा सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में फारुखशीर शासक जो रहता है मुगल काल का, उसके समय उसकी हत्या कर दी जाती है। बंदा सिंह बहादुर शहीद हो जाते हैं। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में, यानी कि अलग अलग इनके जत्थे होते थे, अलग अलग इनके ग्रुप होते थे, फिर बाद में क्या किया, मिसलों में संगठित कर दिया। और इन मिसलों की संख्या कितनी थी, 12 थी। और जो रणजीत सिंह थे चर्च सिंह के पुत्र, वो क्या थे, सिक्कर चुकिया मिसल के सदस्य थे। इन जत्थों और मिसलों की सेनाएं, संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। और ये जत्थे थे और मिसल थे, 12 मिसलें थी, अलग अलग क्या थी, 12 क्या थी, मिसल थी। तथा इन 12 मिसलों को या इनके समूह को क्या कहा जाता था, दल खालसा, दल खालसा कहा जाता था। उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था और इन बैठकों में, इनकी बैठकें होती थी दल खालसा की, सामूहिक निर्णय लिए जाते थे इनके द्वारा। और गुरमते, जिनमें क्या होता था, गुरु के प्रस्ताव, गुरमत कहा जाता था। जो सामूहिक बैठक होती थी जिसमें इन जत्थों के द्वारा, मिसलों के द्वारा निर्णय लिए जाते थे, उनको गुरमत कहा जाता था। जिनमें क्या होता था, इनकी जो वार्तालाप होता था उसे गुरमत कहा जाता। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। राखी व्यवस्था किसके द्वारा स्थापित की, सिखों के द्वारा स्थापित की जाती है। यहाँ पर हम गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र देखेंगे। उनके यहाँ पर घोड़ा है, उनके सेवक हैं और हाथ में क्या है, बाज लिए हुए इनके चित्र हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह की तलवार दिखाई गई है, महाराजा रणजीत सिंह की तलवार यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं। और इसके बाद हम देखें राखी प्रथा जो इनके द्वारा चलाई गई, इसमें क्या था, इसके अंतर्गत क्या था, किसानों से उनकी उपज का 20% लिया जाता था। राखी प्रथा के माध्यम से कितना लेता था, 20% लिया जाता था। और बदले में क्या किया जाता था, उनको रक्षा प्रदान की जाती थी। उनको उनकी रक्षा के बदले में उन्हें कहा जाता था, उनसे टैक्स लिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, यानी कि राज करेगा खालसा, शासन उनके भाग्य में है। अपने सुयोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। जो खालसा दल होते थे पहले मुगलों के विरुद्ध, फिर हम देखेंगे अहमद शाह अब्दाली के यहाँ पर आक्रमण होते हैं और यहाँ पर हजारों ही लड़कियों को जब अहमद शाह अब्दाली लूट के साथ ले जाता है तो सिखों के द्वारा उन्हें छुड़वाया जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों का पंजाब का जो समृद्ध प्रांत है सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। और खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा यहाँ पर की। और यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के देशों में पाए गए थे। और 1765 में हम देखेंगे जो सिक्का इनके द्वारा गढ़ा जाता है उस पर वही शब्द रहते हैं जो बंदा सिंह बहादुर के समय रहते हैं। और सिखों का पहला उद्घोष देखें तो हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है, देग तेग फतेह। अब 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। 18वीं सदी में हम देखेंगे इस प्रकार से हम भारत का क्षेत्र है
यहाँ पर हम देखेंगे यह भारत है, माले इस प्रकार से भारत है, यहाँ पर सिंधु नदी है और यहाँ पर क्या है, गंगा है और इसी के साथ क्या है, यमुना है। इस क्षेत्र पर अब जो सिख है यहाँ पर फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, यानी कि अलग अलग शासकों में रूप में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह थे, जो विभिन्न सिख समूह में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं। रणजीत सिंह के द्वारा फिर से इन बटे हुए शासकों को एक किया जाता है तथा 1799 में अपनी राजधानी है जो किसे बनाया जाता है, लाहौर को बनाया जाता है। और 100 साल पहले हम देखेंगे यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा क्या किया जाता है, खालसा पंथ की स्थापना की जाती है 1699 ईस्वी में। अब 17वीं सदी के अंत तक यहाँ पर हम देखेंगे शिवाजी का रूप चित्र है, इसे आगे पढ़ेंगे। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का उदय की शुरुआत होती है। लगभग 1627 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम शाहजी था और शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिसके अंत में एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ और अपनी माता अभिभावक व दादा कौंडदेव, इनके पिताजी का नाम क्या था, यहाँ पर शायद गलत हो गया, यह है 1627 ईस्वी में इनका जन्म होता है। जीजाबाई से हुआ था इनका, पिता शाहजी और माता का नाम जीजाबाई। अपनी माता और अभिभावक दादा कौंडदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। अब इनके पिता का नाम 1627 में इनका जन्म होता है, पिता का नाम शाहजी, माता का नाम जीजाबाई रहता है तथा इनका जो संरक्षण था, जो शिक्षा दीक्षा है, इन्हें कहाँ से, इनके संरक्षण कौंडदेव, दादा कौंडदेव के मार्ग निर्देशन में हुई थी। और शिवाजी कम उम्र में विजय पथ पर निकल पड़े। जवाली पर कब्जे में उन्होंने मावाला के पठारों को अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ जो प्रशस्त किया। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मराठा शक्ति को। यहाँ पर हम देखें तो जो भारत का क्षेत्र है इस प्रकार से था। उस समय का जो भारत है, और ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या था, मराठों का एक क्षेत्र था और यहाँ पर हैदराबाद का क्षेत्र था, इधर ये वाला। और ये बंगाल का क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र है, दिल्ली है, सॉरी यहाँ पर दिल्ली है। और ये पंजाब का क्षेत्र है सिखों का। और यहाँ पर हम देखेंगे गुजरात का। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है 18वीं शताब्दी में उस समय के। तो मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य थे। एक क्षेत्रीय राज्य की बात करें, शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य थे केंद्रीय सत्ता के मुकाबले देखा जाए, जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुए। इनका क्या था, जो मराठा थे उन्हें लगातार मुगलों के शासन का विरोध किया था, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि दक्षिण भारत में जो केंद्रीय सत्ता है वो अपना एक प्रत्यक्ष रूप से इनको कंट्रोल में नहीं रख सकते थे। उसी प्रकार हम देखेंगे बंगाल भी यहाँ पर अत्यधिक दूरी पर था दिल्ली से। बाबर के द्वारा इसे विजय नहीं किया गया था, लगभग बिहार तक रुक गया था। लेकिन हुमायूं ने भी बंगाल को विजित करने की कोशिश की, तो हुमायूं को भी भारत से बाहर खदेड़ दिया गया। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर नियंत्रण रखना बड़ा कठिन होता था। और यहाँ पर लगभग अकबर के समय इसे विजित किया जाता है बंगाल को। लगभग समय जो है जो बंगाल भी आज़ाद ही रहता है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यह भी एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ही उभरता रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे शिवाजी 1627 से 1680, शिवाजी का जन्म कब होता है, 1627 से 1680 इसका समय काल रहता है। ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना कर ली जाती है। कब, 1627 से 1600, यहाँ पर हम देखेंगे 80 तक एक स्थायी राज्य की इनके द्वारा स्थापना कर ली जाती है। और यह अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुनबे थे, परिवार थे। जो मराठा परिवार थे पशुचारक थे, कृषक थे। मराठों की सेना का मुख्य आधार बन गए। जो पशुचारी जनजातियाँ थी यहाँ पर कृषक थे, वो मराठा की सेना में भाग लेते हैं। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बल का प्रयोग किया और शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य प्रभावी शक्ति उचित पावना ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही। यहाँ पर हम देखेंगे जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद हम देखेंगे मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावना ब्राह्मणों के एक परिवार
के हाथ में रहती, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा रहती। पेशवा का पद हम देखेंगे मराठाओं के उत्तर मराठा काल है जो शिवाजी की मृत्यु के बाद महत्वपूर्ण हो जाता है। जो पेशवा है वो हम देखेंगे जो मराठा सरदार है या मराठा शासक है वो केवल नाम मात्र का रह जाता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो पेशवा के हाथ में आती है तथा पेशवा का उन पर नियंत्रण होता है, और जो काम काज है, जो प्रशासन का संचालन है वो पेशवा के अनुसार ही होता है, जो इनके प्रधानमंत्री थे। अब आसानी से अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पुणे क्या हो गया? मराठाओं की राजधानी बन गया, जिसे शाहजी द्वारा पुणे की जागीर ही सबसे पहले शिवाजी को दी गई थी। जब दूसरी शादी कर लेते हैं शाहजी शिवाजी के पिताजी, तो उन्हें पुणे के जागीर शिवाजी को सौंप देते हैं। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। पेशवा जैसे हम देखेंगे बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ये क्या थे? इनके पेशवा थे। सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे। इन पेशवाओं की सफलता का क्या कारण था? प्रमुख कारण था कि यह उनसे सीधे टक्कर नहीं लेते थे, गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाते थे तथा उनके शहर कस्बों को लूटते थे, उनका धन लूटते थे, और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे यहाँ रसद पाने और कुमुक आने की आसानी से रोका जा सके। और मैदानी इलाकों में तो उनसे तब यह युद्ध करते थे जब उनकी रसद और कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकें। हम देखेंगे 1720 से लेकर के 1761 तक जो मराठे हैं इनका साम्राज्य का काफ़ी विस्तार होता है। कब होता है? 1720 से 61 तक। 61 में क्या होता है? अब्दाली के साथ इनका युद्ध हो जाता है और सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। जो 1720 का दशक आता है मराठों के द्वारा क्या होता है? मालवा और गुजरात के राज्य क्या है? मुगलों से छीन लिए जाते हैं। और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथा सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे मुगलों से 1720 के बाद हम देखेंगे मुगलों से गुजरात और मालवा छीन लिया जाता है तथा इसके बाद लगभग हम देखेंगे 1730 में स्वतंत्र रूप से यह दक्षिण भारत है जो प्रायद्वीप भारत है इस पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं तथा इन्हें क्या होता है? सरदेश व चौथ व सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। चौथ क्या होती थी? चौथ उस राज्य से वसूल की जाती थी। मान लो ये कोई राज्य है और यहाँ का शासक अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी किन्हें दे देता है? मराठों को, किसी अन्य राज्य से सुरक्षा के लिए। मान लो ये राज्य इस पर आक्रमण करता है तो ये राज्य है अपनी सुरक्षा का जिम्मा किसे दे देता है? मराठों को दे देता है। किससे? इस राज्य से। तो उसके बदले में उसे क्या देता था? चौथ देता था, अपनी उपज का चौथा हिस्सा देता था। और सरदेशमुखी क्या होता था? जो मराठों का मुखिया होता था, नेता होता था, वह अपने सामंतों से क्या करता था? सरदेशमुखी यानी टैक्स वसूल करता था। कब मिला यह इन्हें? 1730 के दशक तक मराठा ने समस्त दक्कन प्रणाली के अद्भुत के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही 1730 के दशक में चौथ और सरदेशमुखी इन्हें प्राप्त हो जाती है। लगभग यहाँ पर शासन रहा होगा मोहम्मद शाह का 1719 से 48 के समय। मोहम्मद शाह के समय में सरदेशमुखी या चौथ वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। 1737 में दिल्ली पर धावा कब बोलते हैं? 1737 में बोलते हैं। और उत्तर भारत में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण के कर्नाटक तथा तमिल और तेलुगु प्रदेशों तक फैल जाते हैं। बड़ी तेज़ी के साथ फैलते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि इस काल की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं बड़ी तेज़ी से फैलती हैं, बड़े चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं 1707 से लेकर 1761। तो राजस्थान के क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र, कर्नाटक, तमिल, तेलुगु प्रदेशों में फैल गई। इन क्षेत्रों को मराठा औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुत्व को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट ली गई, उनसे टैक्स वसूल किया जाता था।
अब साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। अब इन साम्राज्य से उन्होंने क्या किया, बहुत सा टैक्स भी वसूल किया, उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप बहुत सा धन भी प्राप्त किया, लेकिन इसकी जो भेंट है उसे कीमत है उन्हें चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। अन्य शासक थे, उनके सैन्य अभियानों के कारण राजस्थान के लगा लो, बंगाल के लगा लो, कोई भी लगा लो, उनके खिलाफ हो गए। तथा परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़नी पड़ी। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य होता है? मराठों के शिव मध्य होता है, जिनमें इनका नेतृत्व कौन करता है? सदाशिवराव। और इधर 1761 में अब्दाली और मराठों के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। और इस समय यहाँ पर हम देखेंगे मराठों को अंतिम सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की थी। अब पानीपत की जो लड़ाई होती है, इसमें जो जाट राज्य है वह भी क्या रहते हैं? शांत रहते हैं। उनके द्वारा भी कोई खास इनको हेल्प नहीं की जाती, इनको संरक्षण नहीं दिया जाता। लेकिन युद्ध के बाद हम देखेंगे इनको यहाँ पर मराठों को जो जाट राजा हैं उनके द्वारा क्या दिया जाता है? सहायता दी जाती है। लेकिन 1761 में जो पानीपत का युद्ध होता है और यहाँ पर भरतपुर का जो जाट राज्य था यह क्या रहता है? इस समय तटस्थ रहता है। और इन्हीं सैनिक अभियानों के कारण, और दूसरे राज्य है क्षेत्रीय राजा भी इनसे परेशान थे, तो इन्होंने भी क्या किया? इनकी कोई सहायता नहीं की। अगर हम 1761 में देखें, जो अब्दाली की सेना है यह मैदानी इलाकों में लड़ने में कुशल होती है, लेकिन जो मराठा है वह पहाड़ी इलाकों में ही लड़ने के कौशल हासिल थे, उनको वहीं पर कामयाब थे। लेकिन यह मैदानी युद्ध होता है, मैदान के क्षेत्र में होता है, पानीपत का युद्ध होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मराठा अगर जीत जाते किनसे? अब्दाली से, तो क्या होता? भारत का इतिहास एक नया मोड़ ले लेता। आज हम अंग्रेज़ों को नहीं पढ़ रहे होते, तो शायद तक अंग्रेज़ों का इतिहास भी हमें पढ़ने को नहीं मिलता। तो उस समय भारत की जो मुख्य शक्ति है मराठा बन जाती। लेकिन मराठा ऐसा नहीं कर पाए, वह इस युद्ध में हार गए। और मराठा ऐसी शक्ति भी नहीं थे जो उत्तरी भारत का जो दिल्ली का जो क्षेत्र है इस पर आधिपत्य स्थापित कर सके और एक केंद्रीय सत्ता के रूप में यहाँ से शासन कर सके। जैसा कि हमने पहले देखा है, दक्षिण भारत की शायद तक की कोई ऐसी शक्ति रही हो जिसने दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित किया हो, और इतिहास में हमें ऐसा कुछ मिला हो कि उसने एक केंद्र के रूप में पूरे भारत पर अपना शासन किया हो। ऐसा ही हुआ, मराठा इस युद्ध में हार जाते हैं, जिससे उन्हें बड़ी क्षति उठानी पड़ती है, तथा इसका कारण उनके विरोधी क्षेत्रीय राजाओं का होना भी रहता है। तो यहाँ पर हम देखें, जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठा का शासन सुरक्षित हो जाता था। तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की जाती थी। जब किसी विजित कर लेते थे किसी राज्य को, तो वहाँ से भू राजस्व की मांग रखी जाती थी। तो कृषि को प्रोत्साहित किया, व्यापार को पुनर्जीवित किया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। किनको? आगे हम देखेंगे। सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले मराठा सरदार शक्तिशाली सरदारों में आते हैं। 1720 के दशक में मालवा और मराठा अभियानों ने इस क्षेत्र की स्थिति, शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। सिंधिया का कहाँ पर अधिकार था? उज्जैन के क्षेत्र में, और इंदौर में किसका था? होलकर के क्षेत्र में। और गायकवाड़ कहाँ के थे? बड़ौदा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धिशाली थे और वह महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रही थी। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। यहाँ पर हम देखेंगे बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बलाल के नाम से भी जानेंगे। किस नाम से? जो बाजीराव प्रथम थे, बाजीराव बलाल के नाम से भी जानेंगे। और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्होंने विंध्या के पार यानी कि उत्तर भारत में विंध्या के पार राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त किया, तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए भी जाने जाते हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे आगे अंतिम सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठा एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। पहले उन्होंने सैन्य अभियान किए, उसके बाद उन्होंने क्या किया? एक प्रशासनिक व्यवस्था को भी तैयार कर लिया।
जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता तो मराठों का शासन क्या हो जाता, सुरक्षित हो जाता था। जब किसी एक राज्य पर उनका अधिकार हो जाता तो मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता। तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की जाती। और यहाँ पर देखेंगे चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिल गया। जो चंदेरी का क्षेत्र है, यहाँ पर रेशमी जो वस्त्र हैं उत्पादित होते थे, तो मराठों की राजधानी क्या थी, पुणे थी। उसमें क्या मिल गया इनको, बाजार मिल गया। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था। जो बुरहानपुर है यह क्या था, एक व्यापारिक क्षेत्र था। यह आगरा सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण पुणे और नागपुर उत्तर पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को भी शामिल कर लिया था। अब आगे हम देखेंगे जो जाट राज्य है। जाट राज्य था यह भरतपुर के क्षेत्र में था। पूर्वी राजस्थान जिसे हम कह जा सकते हैं, पूर्वी राजस्थान में भी जो इनका क्षेत्र था हम देखेंगे भरतपुर में इनका दुर्ग था। और यहाँ पर हम देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली का क्षेत्र और दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में आते थे। तो अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। और नेता चूड़ामन, कौन थे नेता, चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। अब 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे दिल्ली और यहाँ पर आगरा और यहाँ पर भरतपुर राज्य था। तो क्षेत्र होना शुरू हो गया। तो वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए, यानी कि आगरा शहर के अभिरक्षक बन गए। जो आगरा था और दिल्ली का इनके बीच का क्षेत्र क्या था, भरतपुर, यहाँ पर इनके साम्राज्य की नींव टिकी। तो जाट समृद्ध कृषक थे। जाट क्या थे, कृषक थे। और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और वल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहते हैं। जाट पहले तो क्या थे, यह समृद्ध कृषक थे, किसान थे, लेकिन इनके जो प्रभुत्व का क्षेत्र है, यहाँ पर इनके राज्य के अंतर्गत क्षेत्र है, वो क्या था, पानीपत और वल्लभगढ़ व्यापारिक केंद्र बन गए थे, महत्वपूर्ण शहर बन गए थे। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण होता है दिल्ली पर, तो हमला बोलकर जब नादिर शाह द्वारा इनके लूटा जाता है, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने क्या किया, भरतपुर में शरण ली थी। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। इन्होंने अन्य 20,000 सैनिक मराठों से लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए, और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। कौन, जवाहिर शाह। हम देखेंगे पानीपत और वल्लभगढ़ जैसे शहर हैं, इनके व्यापारिक मुख्य केंद्र रहे, इनके कब्जे में रहे, इनके समय में फले फूले। और 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण होता है, दिल्ली को उसके द्वारा लूटा जाता है, तो यहाँ की जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो क्या रहे, भरतपुर के जो जाट हैं इनके यहाँ पर उन्होंने शरण ली। तो इसके बाद हम देखेंगे जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया है। जो किला है काफ़ी हद तक क्या किया गया है, पारंपरिक शैली में बनाया गया है। वहीं डीग के जाटों ने अमर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। कहाँ, डीग में जाटों ने आगरा और आमेर की शैलियों को समन्वित करते हुए एक यहाँ पर उन्होंने बाग महल बनवाया। और शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहाँ के युग में जोड़ा गया, डीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे शाही वास्तुकला से जिन रूपों में हम देखेंगे पहली बार बादशाह के युग, शाहजहाँ के युग में जोड़ा गया था, वो डीग की इमारतें उन्हीं से। शाहजहाँ के युग में पहली बार जिस कला को जोड़ा गया, डीग की जो कला है, डीग की जो इमारतें हैं, उन्हीं के नमूने थे। अध्याय 5 और 9 में दोनों के चित्र 12 को देखें आप। इसमें आपको यहाँ पर हम देखेंगे जो डीग के महल है, यहाँ पर हम देखेंगे 18वीं शताब्दी में डीग का राज
महल समूह इमारत की छत पर हम देखेंगे मुख्य सभा भवन व बंगला गुंबद पर गौर कीजिए। यहाँ पर देखेंगे बंगला के जो गुंबद हैं बंगला संस्कृति के यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। और इसमें सभा भवन भी बना हुआ है। राजमहल की समूह की इमारत की छत पर हम देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो यह टॉपिक है 10वां और 7वीं क्लास लगभग संपूर्ण हो गई है। इसमें थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हम देखेंगे कब होती है, 1789 ईस्वी में, 18वीं शताब्दी में। इधर भारत में भी मुगलों का पतन हो रहा है, उठापटक हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रांस में भी यही उठापटक का काल चल रहा है। तो 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं जनसाधारण को अपनी सरकारों के कार्यों का हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में पश्चिमी दुनिया यानी कि फ्रांस की बात करेंगे 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। जो भारत की दशा है वही फ्रांस की दशा बनी हुई थी। वही यहाँ पर भी क्या था, लोकतंत्र नहीं था, एक राजतंत्र था। तो अमेरिकी क्रांति 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों को क्या दिया, चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्यम वर्ग, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजात के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो फ्रांस की क्रांति होती है उसमें हम क्या देखेंगे, 3 वर्ग होते हैं, एक अभिजात वर्ग, पादरी वर्ग और एक सामान्य वर्ग होता है। यहाँ पर हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति में मध्य वर्ग था, किसान थे, शिल्पकार थे, ने क्या किया, पादरीगण और अभिजातों को जो उनके विशेषाधिकार मिलते थे तथा उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह को जन्म सिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, उसके कर्म के अनुसार अधिकार होने चाहिए। लेकिन पादरीगण जो अभिजात वर्ग हैं इन्हें मुख्य रूप से विशेषाधिकार मिलता था और इन्हें क्या था, कटु दृष्टि से देखा जाता था मध्यम वर्ग को। इसी मध्यम वर्ग के द्वारा इन्हें कटु दृष्टि से देखा जाता था। अब फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समान कानून और समान अवसर की बात किसने की, फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा। तो जनता को सरकार के कार्य में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। और फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। जो समय क्या होता था, राजा की क्या होती थी, राजा की क्या होती थी, प्रजा होती थी। लेकिन अब क्या होने लगा, राज्य के नागरिक होने लगे। यह किसकी देन थी, 1789 फ्रांसीसी क्रांति और 1786-76 में हम देखेंगे अमेरिकी क्रांति की देन थी। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य, लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों के भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जड़ पकड़ी जाती है। इसी के साथ हमारा 10वां लेसन समाप्त हो जाता है। 7वीं क्लास के हमारे जो सभी टॉपिक हैं समाप्त हो जाते हैं लगभग। फिर से हम देख लेंगे जो प्रारंभ में हमने मैप देखे थे, क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में पढ़ा था, उनको हम यहाँ पर एक नज़र और मार लेंगे। दिल्ली के क्षेत्र में जो मुगल हैं इनकी स्थिति क्या हो गई थी, दुर्बल हो गई थी। तो क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरी। बंगाल में कौन था, अली मुर्शिद खान था। और यहाँ पर हैदराबाद में क्या था, निज़ामुल मुल्क, यहाँ पर बुरहानुल मुल्क। और यहाँ पर मराठा और शिवाजी पूना को अपनी जागीर बनाया, आगे चलकर उनकी राजधानी बनती है। और ये गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ पर वतन जागीर के जो राजपूत हैं इनका वर्चस्व भी काफ़ी रहता है। इस प्रकार से मुख्य रूप से यह क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में, और यहाँ पर हम देखेंगे सिख क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो इसी समय क्या होता है, अंग्रेज़ों का वर्चस्व भी बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर भारत की जो 17वीं 18वीं शताब्दी में देखें तो स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर बदलाव आ रहे थे, चेंजेस आ रहे थे, काफ़ी कुछ बदल रहा था। और राजनीतिक स्थितियाँ जो किसी भी शासक के द्वारा यहाँ पर नियंत्रित नहीं थी, अनियंत्रित थी। सभी यहाँ पर अपनी अपनी सत्ता को क्या लगे हुए थे, स्थापित करने में। मराठे यहाँ पर दिल्ली पर अपना अधिकार करने में लगे हुए थे। लेकिन उत्तरी दक्षिण भारत की शक्ति कोई भी देखे तो यहाँ पर अपनी सत्ता को नहीं स्थापित कर पाई। और हैदराबाद का जो क्षेत्र है यह भी अपने क्षेत्र को मजबूत करने में लगा हुआ था। तो बंगाल के यह शासक भी इस ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अंग्रेज भी धीरे धीरे क्या हो रहे थे, दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। धीरे धीरे इन शक्तियों में हम देखेंगे अंग्रेज ऐसे हुए जिन्होंने अपना भारत का जो केंद्रीय स्थल है, हृदय स्थल है दिल्ली, इस पर अधिकार कर लिया। तथा यहीं पर बंगाल में ही उन्होंने अपनी से
राजधानी शुरू में हम देखेंगे बनाया। तो यहाँ पर सिख 1799 में राजधानी बनाई जाती है रणजीत सिंह द्वारा, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई जाती है। तो दिल्ली की हम देखेंगे यहाँ पर स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। और 1761 में यहाँ पर क्या होता है, पानीपत का युद्ध भी होता है जिसमें मराठे बुरी तरह परास्त होते हैं। और अब्दाली पहले के मुग़ल शासकों की तरह हम देखेंगे जो तुर्क शासक थे उनके द्वारा यहाँ पर आया, लूटा, धन संपदा ली और यहाँ से चल दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुग़ल जब भारत में आते हैं, भारत में मुग़लों का जो 1526 में बाबर द्वारा पानीपत का युद्ध किया जाता है, सत्ता स्थापित कर ली जाती है। लेकिन गोवा में यहाँ पर हम देखेंगे वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का है वो कब आ जाता है, 1498 ईस्वी में आ जाता है। तो मुग़लों से पहले एक प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर अपना व्यापार वाणिज्य के लिए है आ चुकी थी। और जिस प्रकार से मुग़लों का पतन होता गया और मुग़ल हम देखेंगे जिस प्रकार से हम देखेंगे मुग़ल 1526 से लेकर क्या हुआ, धीरे धीरे अपने चरम तक चलते गए। लेकिन जैसे ही मुग़ल का ग्राफ मुग़लों का नीचे गिरता रहा तो यहाँ पर विदेशी शक्तियाँ थी, इनका ग्राफ ऊपर बढ़ने लगा और मुग़लों की जो जगह थी अंग्रेज़ों ने अब यहाँ पर ले ली थी। अब अंग्रेज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके द्वारा काफ़ी भारत को लूटा जाता है। फिर हम देखेंगे जो मुग़ल शासक बाबर रहता है, बाबर के द्वारा भी यहाँ पर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को ही स्थापित किया जाता है। लेकिन जब तक वह इन राज्यों को जीतता है उसकी मृत्यु हो जाती है, बंगाल तक बाबर भी नहीं पहुँच सका था। तो इसी के साथ ही हमारा कक्षा जो 7 है, क्लास 7 है, उसका जो अंतिम लेसन था आज कंप्लीट हो चुका है। तो सभी भटनेर IAS यूट्यूब चैनल देखने वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।